नमस्कार साथियों, हिस्ट्री का दूसरा वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अपना पहला वीडियो मोहम्मद साहब और अरब आक्रमण के बारे में पहले पढ़ लिया है। अब अपना आज टॉपिक है तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, आपसे रूबरू होना चाहता हूँ। आपने मुझे जो सहयोग दिया, भाईचारा प्रदान किया, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का। और ऐसे ही सहयोग और भाईचारा हमेशा आगे भी वीडियो में बनाए रखें और मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करवाएं और अपने फ्रेंडों को भी भेजें, ताकि मेरे कुछ अनुभव का लाभ आपके अन्य दोस्तों को भी हो और आपको भी हो, और थोड़ा बहुत मुझे भी इसका फायदा मिलता रहे। और ये जो स्नेह प्यार लाड प्यार जो आपका है, ये मुझे मिलता रहेगा तो मेरा हौसला और बढ़ता जाएगा और मैं नए नए वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। अपन आज तुर्क आक्रमण के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले तुर्क की बात करते हैं। ये जो तुर्क शब्द है, इसकी बात करते हैं। तो तुर्क एक बर्बर और असभ्य जाति है, जो अपना जो चाइना है, चीन है, इसके उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करते हैं। अब जो तुर्क थे, इनका उद्देश्य यह था कि मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना, मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार, ये इनका उद्देश्य रहा है। अब जब अपन बात करते हैं तुर्कों की, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं, थोड़ा बैक में जाते हैं, तो एक पद स्टार्ट था पैगंबर का। पैगंबर मोहम्मद साहब थे। इन्होंने पैगंबर का अर्थ ये बताया कि ये खुद को खुदा का प्रतिनिधि मानते थे, भगवान का प्रतिनिधि मानते थे। ये पैगंबर का अर्थ होता है। और जो पैगंबर जो पद था, ये मोहम्मद साहब के जन्म से स्टार्ट होता है और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद ये पद समाप्त हो जाता है। इसके बाद एक पद आता है, वो आता है खलीफा। खलीफा पद काफी समय तक पॉपुलर रहता है और इसमें सबसे पहले खलीफा हुआ करते थे, वो अबू बकर थे। अबू बकर, उस्मान, उमर, उस्मान और अली। उसके बाद में और मुआजिद खलीफा आते हैं, उनका एक बेटा याजिद भी आता है। याजिद के समय जो ये खलीफा पद है, ये वंशानुगत हो जाता है और जो खलीफाओं की पहले राजधानी मदीना हुआ करती थी, वो चेंज कर दी गई। और उसके बाद अपन बात करते हैं, खलीफा ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, तो उनको धीरे धीरे अब्बासी वंश ने इनको समाप्त कर दिया और एक नए वंश की शुरुआत होती है, अब्बासी वंश। ये अब्बासी वंश अपनी कैपिटल बगदाद को बनाते हैं। अब इस वंश की बहुत सारी शाखाएं अपने अपने छोटे छोटे राज्यों में शासन स्थापित कर देती है और उनमें से एक थी समानी वंश। समानी वंश मूलतः अफगानिस्तान में देखते हैं और अफगानिस्तान में उत्तरी पश्चिम में, जो चाइना के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से लगती थी, वो बॉर्डर। ये समानी वंश में बहुत सारे शासक हुए। उनमें एक शासक अल्पतगीन भी था। अल्पतगीन पहला गुलाम था जिसने तुर्क वंश की स्थापना की और उनकी तुर्क राज्य की स्थापना की। तुर्क राज्य की स्थापना करने के साथ ही ये तुर्क सरदार था और अपने को शासक घोषित कर दिया और 962 ईस्वी के अंदर गजनी पर इसने शासन किया।
अब थोड़ा सम्मानी वंश के बारे में देखते हैं। तो एक तो ये अफगानिस्तान के तैमूर, दूसरी बात ये गुलाम थे अब्बासियों के। अब ये वो गुलाम थे जो उसी समय इस्लाम धर्म को स्वीकार कर रहे। ये गुलाम वही थे जिन्होंने उस समय तुरंत ही इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था, यानी कि नए नए मुसलमान बने थे। अब अल्पतकीन ने एक नए राज्य की शुरुआत तो कर दी, उसके बाद में 977 ईस्वी के अंदर इन्हीं का एक दामाद था सुबुकतगिन। अल्पतकीन का एक दामाद था, वो 977 ईस्वी के अंदर गजनी का राजा बनता है और गजनी की राजगद्दी पर विराजमान होता है। और सबसे पहले अगर अपन बात करें तुर्कों की और भारत पर आक्रमण की बात करें, तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले तुर्कों में सुबुकतगिन था। सुबुकतगिन ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण करता है। एक बात तो ये याद रखो। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इस टॉपिक के अंदर एक भी पॉइंट आपका पीछे नहीं रहेगा, और अन्य जो बुकें हैं मैंने जो पढ़ी है एनसीईआरटी को ज्यादा प्रिपेयर देता हूं, और उसके साथ साथ बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और फिलहाल के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कथन कारण में ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको भी मैं ऐड करता आया। तो थोड़ा वीडियो को लास्ट टाइम तक देखते रहें, और पूरे देखने के बाद आप इनको अपनी एक नोटबुक में नोट भी करें। और मेरा एक ये भी प्रयास रहेगा कि मैं टेलीग्राम के माध्यम से आपको इनके नोट्स पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवाता रहूंगा टॉपिक वाइज। जैसे एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद उसकी पीडीएफ को मैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हो सकेगा तो मैं पीडीएफ को जो यूट्यूब चैनल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक को भी डाल दूंगा, जहां से भी आप उनको ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा। और अब अपन देखते हैं सुबुकतगिन के बारे में। फर्स्ट आक्रमणकारी था जिसने भारत पर अटैक किया था, वो था सुबुकतगिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिस समय ये राजा बनता है, इधर हमारे हिंदुशाही वंश जो मूलतः काबुल वाला बेल्ट माना जाता है, अपन बात करते हैं तो ये इनका एरिया थोड़ा सा देख ले। ये वाला यहां कश्मीर है, ये अपना काबुल, और यहां पर गजनी, और यहां पर कंधार, और ये वाला अपना सोमनाथ गुजरात। ज्यादा फोकस रहेगा सोमनाथ पर। जब ये काबुल पर अटैक करता है तो यहां का राजा होता है हिंदुशाही वंश का, होता है जयपाल। जयपाल ने खुद, जब ये सुबुकतगिन राजा बनता है तो खुद जाकर आक्रमण कर देता है, क्योंकि इसको पहले से पता हो जाता है कि ये सुबुकतगिन भविष्य में हम पर आक्रमण करेगा, उससे पहले ही हम इसको पराजित कर देते। लेकिन दुर्भाग्य से प्रकृति के नियमों ने इनका साथ नहीं दिया और जयपाल हार जाता है। जब सुबुकतगिन के जीतने से ये वापस चला जाता है और जयपाल को 2 बार हरा देता है और एक वंश की स्थापना करता है, वो वंश था यामिनी वंश। तो सुबुकतगिन से 2 प्रश्न, एक तो फर्स्ट आक्रमण भारत पर कौन करता है, और दूसरा यामिनी वंश की स्थापना कौन करता है, ये 2 सवाल। अब आते हैं अपना नेक्स्ट राजा, या फिर नेक्स्ट गजनी का शासक कह सकते हैं, या फिर तुर्कों का नेक्स्ट शासक था, वो था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले एक तो इनकी उपाधियों के बारे में देखेंगे। तो इनकी उपाधियों में सबसे पहले एक तो इनने सुल्तान की उपाधि, और एक इसकी बुत सिकन
और एक इसकी यमीनी दौला की, और एक इसकी एक थी अमीन उल खिल्लत की उपाधि। अमीन उल खिल्लत। इनका थोड़ा सा परिचय पढ़ने के बाद इनके जो आक्रमण होते भारत पर वो देखेंगे। ये जो सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो ऐसा माना जाता है कि जो सिस्तान के राजा थे खलफ बिन अहमद, सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद, इनको हराकर ये सुल्तान की उपाधि प्राप्त करता है, सुल्तान की उपाधि धारण करता है। एक बात। दूसरी बात, बुज़-शिकन अपने आप को कहता था। ये बुज़-शिकन का अर्थ होता है जो मूर्तियों को तोड़ता है, मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। तीसरी उपाधि थी यमुनी दौला की। यमुनी दौला का अर्थ यह होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, साम्राज्य का दाहिना हाथ। खुद को साम्राज्य गजनी वंश का दाहिना हाथ कहता था। तीसरा, एक उपाधि सुल्तान, दूसरी बुज़-शिकन, तीसरी यमुनी दौला, चौथी अमीनुल खिल्लत। अमीनुल खिल्लत की उपाधि धारण की थी इन्होंने। तो ये उपाधि और ये उपाधि इन्होंने बगदाद के जो खलीफा थे उनसे प्राप्त की थी। उनको बोला कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, खलीफा। तो उन्होंने इसकी उपाधि दी थी अमीनुल खिल्लत और यमुनी दौला की। यमुनी दौला का अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीनुल खिल्लत का अर्थ होता है मुसलमानों का रक्षक या संरक्षक। एक ही बात। चार उपाधियां हो गई, सुल्तान, बुज़-शिकन, यमुनी दौला, अमीनुल खिल्लत। ये उपाधियां इनकी थी। अब साहब यह अटैक, यह भी आक्रमण करता है। सबसे पहले 1000 के अंदर काबुल पर, यानी कि हिंदुशाही वंश था, वहां पर अटैक करता है और जयपाल को पराजित करता है। जयपाल दोनों युद्धों में हार जाता है और अपनी हार को बर्दाश्त नहीं करता है, और हार को बर्दाश्त नहीं करता है और स्वयं को आग के हवाले कर देता है, यानी कि आत्मदाह कर लेता है। स्वयं मारा जाता है। अपमान को सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने आत्मदाह कर लिया। अब बात करते हैं कि जो ये अपना जयपाल के बारे में जो मोहम्मद गजनी के इतिहासकार होते हैं वो एक कथन कहते हैं कि जो ये जयपाल था, यानी कि ये ईश्वर का शत्रु था। ऐसा कहते हैं। ईश्वर का शत्रु कौन बताते हैं इनको? महमूद गजनी के इतिहासकार। महमूद गजनी के इतिहासकार इसको ईश्वर का शत्रु बताते हैं। और अपन बात करें कि मोहम्मद गजनी जब 1000 पर हिंदू कुश जयपाल को हराता है और उसके बाद ये प्रतिज्ञा करता है कि वो प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करेगा। वो प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करेगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता है महमूद गजनवी। जब महमूद गजनवी ऐसी प्रतिज्ञा करता है तो ऐसा एक इतिहासकार थे अपने इलियट करके, उन्होंने अपने बुक में लिखा था, सर हेनरी इलियट, सर हेनरी इलियट। ये इन्होंने लिखा था कि महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर 1027 तक, 1000 से लेकर 1027 तक टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। ये ऐसा लिखने वाले महमूद गजनवी के बारे में सर हेनरी इलियट थे। अब उसके बाद अपन बात करें, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। एक बात तो ये
यह फर्स्ट मुस्लिम था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। अब अपन देखते हैं कि जब ये आक्रमण करेगा तो इनके अभियानों के बारे में वो जानकारी भी देखते हैं। मोहम्मद गजनवी, अपन आक्रमण के बारे में देखें तो मोहम्मद गजनवी का पहले इतिहास देख लिया, इतिहास के बाद इसके आक्रमण थे, तो आक्रमण का क्रम है वो देखते हैं। भारत पर यह आक्रमण करता है, तो चौथा आक्रमण था इसका, वो था मुल्तान पर। मुल्तान पर करता है और वो करता है 1004 या 5 के अंदर। और दूसरी बार मुल्तान पर आक्रमण करेगा तो वो करेगा 1010 के अंदर। इस समय इस मुल्तान को गजनी साम्राज्य के अंदर मिला देता है। और इस समय तो क्या करता है, केवल अधीनता स्वीकार करवाता है। 4 और 5 के अंदर आता है तब, और यहाँ के जो शासक होते हैं मुस्लिम शासक हुआ करते थे, उनको अधीनता स्वीकार करवा देता है। और यहाँ का शासक दाऊद था, जो करमाती सिया होते मुस्लिम संप्रदाय के, उन्हीं से संबंधित था ये दाऊद। अब अगला नेक्स्ट आक्रमण इसका होता है तो वो होता है नारायणपुर का। नारायणपुर, ये नारायणपुर अलवर में पड़ता है। और जब ये यहां पर आता है तो उससे पहले जब अपना अलवर पर आक्रमण करते हैं तो इनकी बाउंड्री हनुमानगढ़ से प्रवेश करते हैं। तो हनुमानगढ़ पर प्रवेश करते हैं तो बीच में भटनेर आता है, तो भटनेर को भी ये पराजित करते हैं। उनको जीतने के बाद में नारायणपुर अटैक करते हैं और नारायणपुर को जीतते हैं 1009 एडी के अंदर। अब अगला टारगेट इनका थानेश्वर था। थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है और 1014 में ये अटैक करते हैं थानेश्वर पर। अगला आक्रमण इनका कन्नौज पर रहता है और कन्नौज के साथ साथ ये मथुरा को भी पराजित करते हैं, इनकी जीतते हैं उनको। मथुरा और कन्नौज पर अटैक किया। 1018 और 19 के अंदर ये बात। अब जब कन्नौज पर अधिकार करते हैं और कन्नौज के साथ मथुरा पर, तो उसके समय इनके साथ में एक इतिहासकार था कुतुबी। वो साथ तो नहीं था, लेकिन इनकी मथुरा के बारे में वो लिखता है कि ये एक ऐसा देखने योग्य स्थान है जो वैभव, यानी स्वर्ग का वैभव, स्वर्ग से भी समान है, स्वर्ग से भी ऊपर है। यानी वो बहुत बढ़िया बताता है मथुरा को। क्यों बताता है? क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण का जन्म होता है और इसीलिए उतबी इस कृष्ण के जन्म के कारण ही ये कहता है कि ये बैथम है। हिंदुओं का बेल्थम बोलता है इसको। और अब आगे बैतलम, बैतलम कहता है हिंदुओं का, उतबी कहता है, और एक कहता है वैभव, स्वर्ग वैभव भी कहता है। मथुरा के वैभव के बारे में वो ज्यादा कहता है कि महमूद शाह ने एक ऐसा शहर देखा है जिसका वैभव स्वर्ग के समान है, ऐसा उतबी कहता है। और फिर एक कहता है कि मथुरा को हिंदुओं का बैतम कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि यहाँ कृष्ण का जन्म होता है, इसलिए बैतम कहता है। तो अपन भी देखते हैं कि अपना सबसे बेस्ट जो धाम है वो मथुरा है। अब आगे जब ये मथुरा पर आता है, उससे पहले एक बात कश्मीर की बात करते हैं। तो कश्मीर पर भी एक बार अभियान करता है 1015 के अंदर, लेकिन वो अभियान सफल नहीं रहता है, वहां पर इसको ज्यादा सफलता नहीं मिलती। ये इसका असफल अभियान रहा था एकमात्र। और यहाँ का शासक रानी दिद्दा हुआ करती थी। अपन बात करते हैं कि इस समय ये बंगाल पर भी जाता है, लेकिन बंगाल पर 5 शासक हुआ करते थे, महिपाल, ठीक है। और इसी समय ये बंगाल के साथ साथ कन्नौज में जब ये आक्रमण करता है तो कन्नौज का राजा हुआ करता था राज्यपाल।
राज्यपाल यहाँ का शासक हुआ करता था, और ये कन्नौज यूपी में है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो बंगाल के बाद ये संदेलों पर आक्रमण करता है। संदेल के शासक थे विद्याधर, चंदेल यहाँ के शासक हुआ करते थे विद्याधर। अब इनकी बात करें और इनके बाद अपन बात करते हैं संदेल पर। जब संदेल पर ये 1019 और 20 पर आक्रमण करता है, लेकिन ये असफल आक्रमण माना जाता है, इनको ज्यादा कोई सफलता नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ विद्याधर यहाँ से भाग जाता है। और अब आगे बात करें अलबरूनी की बात करते हैं, तो अलबरूनी जब ये कन्नौज और मथुरा की बात करते हैं, इस अभियान के समय अलबरूनी इनके साथ भारत आता है। तो एक बात आगे अपन पढ़ेंगे। अलबरूनी भारत कब आया, तो कन्नौज अभियान के समय वो भारत आता है। अब अपन ने इतनी बात करने के बाद अपन देखते हैं कि जो ये साम्राज्य था, ये धीरे धीरे गजनी साम्राज्य में मिलता जा रहा था। पूरा भारत, उत्तर पश्चिमी भारत पूरा का पूरा गजनी साम्राज्य में मिलता जा रहा था। और इस समय अलबरूनी जब आया तो उन्होंने खूब सारे ग्रंथ लिखे थे जो फारसी भाषा में हुआ करते थे, और वो पूरे के पूरे ग्रंथ यहीं के थे और संस्कृत भाषा से संबंधित थे। उनकी पहले यहाँ पर रहता है, और बनारस के अंदर ये अलबरूनी रहकर 3-4 साल तक बनारस के अंदर संस्कृत सीखता है। उसके बाद संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ता है और उनका फारसी में अनुवाद करता है, और कुछ ग्रंथ है जिनका अरबी में अनुवाद करता है। अपन बात करें, ये जब कन्नौज अभियान के बाद एक और अभियान इनका कालिंजर का अभियान 1023 के अंदर किया जाता है। और उसके बाद ये जो कालिंजर है ये यूपी और एमपी के बॉर्डर पर पड़ता है। उसके बाद इसका नेक्स्ट अभियान होता है, वो था गुजरात पर। और गुजरात पर अटैक करता है, तो छोटे छोटे इलाके होते हैं गुजरात के, और राजस्थान के जैसे अपना लोधरवा जैसलमेर को वहां पर भी आया था। उनको जीतने के बाद दूसरी बार ये जब लगभग इसका 16वां आक्रमण था, और 16वां आक्रमण सोमनाथ पर करता है। सोमनाथ पर 16वां आक्रमण करता है। इस समय 1025-1026 इस समय उत्तरी एक कथन लिखता है कि जब ये सोमनाथ पर आक्रमण करता है तो सर्वाधिक धन इसको प्राप्त होता है सोमनाथ से। कहता है कि मोहम्मद गजनवी ने इतने आक्रमण किए, 15 आक्रमण पहले भी किए थे, लेकिन ये 16वां आक्रमण था। 15 आक्रमणों में इसको धन इतना नहीं मिला जितना सर्वाधिक धन यहीं से प्राप्त होता है। अब इनको सर्वाधिक धन प्राप्त होता है तो ये सोमनाथ को लूटने के बाद सिंध से होते हुए गजनी जाता है, यहां से नहीं जाता है, क्योंकि उसको एक डर था, बीच में खोकर थे, जाट थे, इनको परेशान नहीं करे, इसीलिए वो यहां से चला गया। वापस आता है क्योंकि इसको खोखरों से डर था, उनको बदला लेना था। लास्ट आक्रमण माना जाता है भारत का, और लास्ट आक्रमण जाटों के विरुद्ध, खोखरों के विरुद्ध करता है, और 1027 में करता है। जाटों के विरुद्ध 1027 में ये आक्रमण करता है। अब अपन जाटों की बात की, और इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1030 के अंदर। 1030 में जब मृत्यु हो जाती है और अगला शासक बनता है मसूदी। मसूदी और मोहम्मद गजनवी के शासनकाल के अंदर सर्वाधिक रोजगार भी दिए गए थे, और रोजगार उसमें हिंदू बहुत ज्यादा संख्या में थे, और ऐसा माना जाता है कि इसमें उच्च पदों पर भी हिंदुओं को रखा गया था। और मसूदी के शासनकाल में तो 2 हिंदू सेवक उच्च पदों पर भी थे, एक तो था सेवंत राय और एक तिलक। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, सेवंत राय और तिलक का 2 हिंदू उच्च पदाधिकारी कौन कौन थे मसूदी के शासनकाल में, तो सेवंत राय और तिलक हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त और भी जो हिंदू शासक थे, हिंदू पदाधिकारी थे, उनको भी रखा गया था। और अपन बात करते हैं सोमनाथ की।
सोमनाथ के बारे में देखते हैं। जब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ पर आक्रमण करते हैं तो उस समय यहाँ का राजा चालुक्य वंश से संबंधित भीम फर्स्ट यहाँ का राजा होता है भीम फर्स्ट। अब इसकी राजधानी की बात करें और इसका एक अन्य नाम था वो देखें तो इसकी राजधानी हुआ करती थी, वो तो होती थी अनिल पाटन, और एक अन्य नाम था वो था इसका प्रभास पाटन। प्रभास पाटन इस सोमनाथ का एक और नाम था, यानी कि गुजरात का नाम था, और उनकी कैपिटल होती थी वो अनियल पाटन थी, और यहाँ का राजा हुआ करता था भीम फर्स्ट। अब ये तो सोमनाथ के बारे में बेसिक जानकारी थी। अब आगे अपन देखते हैं, कुछ कथनों के बारे में देखें तो एक कथन मुझे कुतुबी का याद आ रहा है। कुतुबी ने ये कथन दिया था कि सोमनाथ पर जो सर्वाधिक धन प्राप्त हुआ था वो सोमनाथ पर ही होता है महमूद गजनवी को। ये कथन भी कुतुबी का है। और एक बात और, अब अपने पास एक तो लाहौर की बात करें, लाहौर को पहले जीत लेता है, फिर मुल्तान को जीत लेता है, और फिर लगभग पूरे पंजाब पर भी उस मोहम्मद बिन कासिम अपना अधिकार कर लेता है। लाहौर, मुल्तान और पंजाब तीनों पर अधिकार करने के बाद गजनी साम्राज्य में इनको मिला देता है, और पूरा क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी भारत वाला ये मोहम्मद गजनी के अंडर में चला जाता है। यानी एक तरह से गजनी साम्राज्य में उनको मिला दिया। अब जब उत्तरी पश्चिमी भारत पूरा उसके साम्राज्य में मिल जाता है तो यहाँ पर वो, यानी कि कोई राजा होता है, एक अभियान करता है, अभियान जीतता है तो वो अपने नाम के कुछ न कुछ सिक्के जारी करता है या फिर कोई खतबा जारी करता है। तो इन्होंने भी एक सिक्के जारी किए थे, और वो सिक्का 2 लिपि के अंदर लिखा गया था। एक तो कश्मीर के समय 7 लिपि ज्यादा प्रचलित थी, वो चलती थी वो, और एक अरबी भाषा वाली। ये जो सिक्के जारी किए थे ये 2 भाषाओं में थे, एक तो 7 लिपि थी जो कश्मीर की थी, और दूसरी अरबी भाषा, इसमें सिक्के जारी किए थे इसने। अब आगे मसूदी की जो बात की थी अपने सेवंतराव तिलक, वो हिंदू पदाधिकारी थे। और एक कथन मुझे याद आ रहा है अपना इरफान हबीब का। इरफान हबीब ये कहते हैं कि इरफान हबीब मोहम्मद गजनवी के मुझे लगता है करीबी थे, इसलिए वो इनकी ज्यादा प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी को कोई साम्राज्य विस्तार की कोई लालसा नहीं थी, केवल भारत पर आक्रमण इन्होंने इसलिए किया था कि उनको धन चाहिए था। धन लूटने से संबंधित बातें ये करता है इरफान हबीब। प्रश्न आ जाए कि मोहम्मद गजनवी ने जितने भी भारत पर आक्रमण किए उनका उद्देश्य एकमात्र धन लूटना था, ये कथन किसका है? तो इरफान हबीब का है। ये सवाल पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। और एक और कथन मुझे कुतुबी का याद आ रहा है। कुतुबी ने कहा था कि जो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया उसका उद्देश्य केवल धन लूटना ही नहीं था बल्कि साम्राज्य विस्तार भी था। ये बात कुतुबी करता है। और कुतुबी मोहम्मद गजनवी के आक्रमण, जितने भी आक्रमण भारत पर किए उन सब का वर्णन करता है। लेकिन एक बात ये याद रखना, वो कभी भी भारत नहीं आया था, किसी भी अभियान में भारत नहीं आया। फिर भी वो पूरे के पूरे जितने भी भारत में अभियान हुए थे उन सब का वर्णन करता है, कुतुबी करता है। और अपन बात करें अब जो इस आक्रमण के बाद जो भारतीय राजनीतिक स्थिति के बारे में या उसकी मूल ढांचे की बात करते हैं तो पूरा चेंज हो जाता है। उत्तर पश्चिमी भारत था, जो उत्तरी पश्चिमी पूरा भारत था, वो पूरा राजनीतिक दृष्टि से एकदम चेंज हो जाता है। क्योंकि इधर एक खैबर दर्रा से अपन भारत में प्रवेश करते थे तो खैबर दर्रा ही अब विदेशियों के पक्ष में चला जाता है। यहाँ पर विदेशियों ने अपना कब्जा कर लिया, तो सीधी सी बात है जो विदेशियों ने आक्रमण कर लिया तो ये पूरा का पूरा इलाका ही उनके पास चला गया। अब जब इनके पास चला जाता है तो एक तो सीधी सी बात हो जाती है कि भारतीयों के अंदर एक आपसी फूट
आपसी फूट थी। एक तो मिलकर कभी इन्होंने किसी बाहरी आक्रमणकारी थे उनका सामना इन्होंने नहीं किया। अगर किसी ने किया भी तो उनकी जो सेनाएं हुआ करती थी, उनका जो सेनापति हुआ करता था, कमांडर होता था, वो एक नहीं होता था, वो अपनी अपनी सेनाओं की जो टुकड़ियां थी उनके अलग अलग नेतृत्व करने वाले होते थे। अलग अलग नेतृत्व करने के कारण वो ज्यादा सफल नहीं हुई, क्योंकि एक टुकड़ी हार जाती तो उसकी सेना तितर बितर होकर भाग जाती, और अगर एक ही सेना का कमांडर होता तो वो सेनाएं एकजुट होकर साथ में लड़ती और वो ज्यादा सफल मानी जाती। जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए उन्होंने यही नीति अपनाई, और इनके पास जो धनुष हुआ करते थे उनको फारसी भाषा में नावक कहा जाता है। जो तुर्कों के पास धनुष हुआ करते थे उनको फारसी भाषा के अंदर नावक कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपन बात करें विदेशियों की, तो एक तो अपनी आपसी फूट, दूसरी यहाँ की सैन्य कमजोरी यही थी कि वो एक सेना, अगर कोई कमांडर घायल हो गया तो वो दूसरी सेना के साथ मिलके नहीं, वो अपनी वहां से भागने की कोशिश करते। तो एक तो सैनिक कमजोरी ये हो गई। दूसरी बात, यहाँ जितने भी आक्रमणकारी आए उन्होंने भारत को लूटा, यहाँ पर सर्वाधिक नरसंहार किया। नरसंहार देखें तो सोमनाथ के अंदर लगभग 50,000 के आसपास ब्राह्मण और हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, और इससे बड़ा और क्या अनर्थ हो सकता है। एक मुसलमान आक्रांता आता है और वो पूरी मूर्तियों को तोड़ता है और पूरा धन यहाँ से लूट कर लेके चला जाता है, और उसको ये भी पता था कि मैं वापस इस रास्ते से निकलूंगा तो मुझे खोकर यानी जाट बीच में रोक लेंगे, शायद मुझे हरा तो नहीं पाएंगे, लेकिन मेरा इतना सारा धन है वो आधा व्यर्थ हो जाएगा। और उसको ये भी पता था कि यहाँ पर लड़ने में मुझे आधी शक्ति थी यही कम हो गई और वहां लड़ नहीं पाऊंगा, इसीलिए वो वापस कच्छ से होते हुए, सिंध से होते हुए वापस निकल जाता है। अब अपन बात करें आगे, इनके कुछ साहित्यकार थे, इतिहासकार थे इनके दरबार में, मोहम्मद गजनवी के, उनके बारे में देखेंगे तो सबसे पहले अलबरूनी की बात करते हैं। अलबरूनी और उतबी, फिरदौसी और एक सुकुर्तगी इनका दरबारी हुआ करता था, बेहकी, इनके बारे में भी। ये चार महत्वपूर्ण है और जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे तो खूब सारे हैं, इनके अन्य दरबारी भी हुआ करते थे, इतिहासकार हुआ करते थे, प्रत्येक दरबार के अंदर बहुत सारे इतिहासकार रहते, लेकिन इनकी भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसीलिए एक एक करके इनको देखते हैं। अपन पहला टॉपिक अलबरूनी से स्टार्ट करते हैं। तो अलबरूनी मूल रूप से अलबरूनी खीवा यानी कि खीवारिज्म करने वाला था, खीवा या फारिज्म मूल रूप से वहां का था, और 1018 AD के अंदर मोहम्मद गजनवी जब खवारिज्म पर आक्रमण करता है तो वहां से अलबरूनी को बंदी बनाकर अपने साथ ले आता है। जब इनकी योग्यता को देखता है तो बंदी से इनको अपना दरबारी बना लेता है। दरबारी बनाता है तो इनकी एक प्रसिद्ध किताब है तहकीक हिंद, किताबुल हिंद, जो अलबरूनी की किताब है, तहकीक हिंद। तहकीक हिंद अलबरूनी की किताब है और इसी का दूसरा नाम है किताब उल हिंद। किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, किताबुल हिंद, ये अरबी भाषा में लिखी गई है, और इसके ये जो किताब है इसमें भारत की स्थिति का वर्णन किया गया है। तो भारत की स्थिति में देखते हैं तो सबसे पहले भारत की स्थिति में भारतीय भूगोल के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय राजनीति के बारे में, भारतीय खगोल शास्त्र के बारे में, भारतीय चिकित्सा के बारे में, इन सब के खगोल और दर्शन के बारे में जो जितनी भी जानकारी प्राप्त होती है भारतीयों की,
वो अलबरूनी इस किताब में लिखता है। जब ये अलबरूनी कन्नौज का अभियान होता है, कन्नौज और मथुरा पर जब अभियान किया जाता है, तो उस समय ये भारत आता है और भारत पर यहाँ आया और यहाँ पर रहकर वापस जाने का मन ही नहीं बना इनको। यहाँ देखा, अपने जैसे लोगों को देखते हैं तो हर किसी का मन पिघल जाता है, इतना भाईचारा दिखा इनको यहाँ। तो साहब ने कहा कि साहब मैं तो ऐसे भी खिवा का था, आप मुझे वहां ले जाकर क्या करोगे, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, 2-4 साल मैं यहाँ रहता हूँ, देखता हूँ, मुझे ऐसी कुछ जानकारी मिलेगी तब आपको शेयर कर दूंगा। मोहम्मद साहब को लगा, मोहम्मद गजनवी को लगा कि हाँ बात तो सही कर रहा है, कोई ऐसी चीजें मिलेगी जो बहुत हमारे काम की होगी। तो यहाँ पर ये रहता है और बनारस के अंदर 3-4 साल तक रहने के बाद इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और संस्कृत के विषय में जब महारत हासिल हो जाती है तब यहाँ के जितने भी पांडुलिखन ग्रंथ होते हैं अपने, उन ग्रंथों का वापस फारसी में अनुवाद करता है और कुछ ग्रंथ ऐसे भी थे जिनका अरबी में अनुवाद किया गया। अब अलबरी इसने एक बात करें कि ग्रंथों का अध्ययन करता है, ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद सबका विवरण इस किताब में शॉर्ट रूप में तो कर देता है और उसके बाद अपन एक किताब हो गई, कन्नौज अभियान के साथ बात आता है, ठीक है। अब दूसरा एक और था, वो था फिरदौसी। फिरदौसी नाम से ऐसा लगता है कि इसने फिर से कोई दोष किया है, गुनाह किया है। अब फिरदौसी के बारे में अपन देखते हैं तो इनकी किताब है शाहनामा। शाहनामा पहले लिखी हुई किताब है और इस किताब के कुछ छंद थे, उन छंदों का उच्चारण यानी कि उसका अनुवाद करने के लिए महमूद गजनवी ने फिरदौसी को बोला कि आप जितने भी छंद लिखे हैं इस किताब के अंदर, जितने भी दोहे लिखे हैं, उन सब का आप फारसी में अनुवाद कीजिए, आपको प्रत्येक दोहे के ऊपर एक मोहर दी जाएगी, सोने की एक मोहर दी जाएगी। ठीक है, भाई साहब जी ने काम अपना स्टार्ट कर दिया, 3-4 महीने में पूरी किताब लिख डाली। जब इन्होंने किताब को प्रस्तुत किया और इनाम की मांग रखी कि साहब आपने बोला था, तो मोहम्मद गजनवी ने स्पष्ट मना कर दिया, मेरे पास कोई इनाम नहीं। इस इतने बड़े अपमान को देकर भरे हुए दरबार में ये उस अपमान को सहन नहीं कर सके और भाई साहब जी ने आत्महत्या कर ली। यही तो फिर दोस्त किया, इन्होंने आत्महत्या कर ली। अब बात करें कि इनकी जो किताब के साथ साथ एक और कवि हुआ करते थे, यानी कि एक और इतिहासकार हुआ करते थे, वो थे अपने कुतुबी जी थे, जिनकी किताब है तारिक-ए-यामीनी। तारिक-ए-यामीनी ये उतबी की किताब है, तारिक-ए-यामीनी। और उतबी महमूद गजनवी के सचिव भी थे, सचिव भी रहे थे उनकी किताब उतबी की, और ये महमूद गजनवी के सचिव भी थे, मोहम्मद गजनी के सचिव थे और ये इतिहासकार भी थे। इन्होंने खूब सारे कथन भी लिखे थे और एक कथन सोमनाथ के मंदिर के बारे में भी इन्होंने लिखा था और एक कथन और भी लिखे। और लेकिन जब ये तारिक-ए-यामीनी किताब लिखते हैं, दूसरा इसी का नाम है किताबुल-यामीनी, ये अरबी में लिखी गई थी। और इनको जो फिरदौसी थे, इनको पूर्व का उमर भी कहते हैं, पूर्व का उमर। और इस किताब का दूसरा नाम और भी है, किताबुल-यामीनी, किताबुल-यामीनी, तारिक-ए-यामीनी या फिर किताबुल-यामीनी, एक ही नाम है। अगर परीक्षा में ये भी नाम आए, ये भी नाम आए, कोई एक नाम आए, पूछे किसकी किताब है, तो उतबी की किताब है। अब ऐसा भी नहीं है, किताबें दे दे, तारिक-ए-यामीनी दे दी, तहकीक-ए-हिंद दे दी, शाहनामा दे दी, इधर 3 नाम दे दिए, ये किताब मिलान कीजिए। तो आपको मिलान करना, शाहनामा फिरदौसी की है, किताबुल-हिंद अपने अलबरूनी की है और तारिक-ए-यामीनी अपनी
कुतुबी जी की है। एक और कवि हुआ करते थे बेहकी, बेहकी हुआ करते थे। और बेहकी सुबुकुतगिन था, उसके दरबार के इतिहासकार थे, जिनको लैनपुन एक इतिहासकार था, उसने इनको पूर्व का पेप्स कहा है। तो कोई पूछे कि पूर्व का पेप्स किसे कहा है और किसने कहा, तो लैनपुन ने कहा, बेहकी को कहा है। यह तो इनका इतिहास था। अब मोहम्मद गजनी में दरबार में जो ये जो इतिहासकार थे, चलो इसकी एक किताब थी, वो थी तारीखे सुबुकुतगिन, तारीखे सुबुकुतगिन। किताब का क्या नाम था बेहकी की? तारीखे सुबुकुतगिन। किताबुल हिंद। इसमें कुछ और जानकारी है थोड़ी सी। तो एक तो इस किताब में अल-बिरूनी भारत की जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में लिखता है। वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखता है। और एक यहाँ की जो सती प्रथा थी उसी समय प्रचलित थी, उसी सती प्रथा के बारे में भी ये इस किताब में वर्णन है। और यहाँ की जो जयामिति थी उसी के बारे में भी वर्णन करता है। और ज्यामिति अपन इस किताब की अगर तुलना करें तो एक अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो सेम इसी पर आधारित है, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद पर इसी से मिलती जुलती है, इसी पर आधारित है। और इसमें वर्ण व्यवस्था, सती प्रथा, ज्यामिति आदि का वर्णन किया है। प्लस एक बात याद रखें, जो भारतीयों के ज्ञान की बात है कि जो भारतीयों को ज्ञान प्राप्त होता था, यानी कि जो ज्ञान रखते थे भारतीय, उनके ज्ञान की भी प्रशंसा करता है इस बुक के अंदर कि भारतीय बहुत अच्छे ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं। दूसरी बात, अगर महाभाषी पुस्तक अगर अरबी में किसी ने अनुवाद किया है तो वो अल-बिरूनी ने किया। अल-बिरूनी एक बार महाभाष्य का भी अरबी में अनुवाद किया। एक और बात, मध्यकाल में ज्यादातर बुक थी, मध्यकाल की अपन बात करें तो मध्यकाल में ज्यादातर बुकें 99.9% फारसी भाषा की। अगर कभी कोई सवाल पूछ ले और आपको नहीं आए और वो मध्यकाल की कोई पुस्तक है और वो भाषा पूछ ले तो फारसी भाषा लिखना। और कुछ पुस्तकें होती हैं जो अरबी भाषा की होगी, मध्यकाल की कुछ एक पुस्तकें जो अरबी भाषा की होगी। एक बात है, तुजूक बाबरी की बात करें तो वो एक टर्की भाषा के अंदर है। ये एक मात्र टर्की भाषा के अंदर, तुजूक बाबरी टर्की भाषा के अंदर। 99 पुस्तकें फारसी भाषा में होगी, कुछ पुस्तकें होगी जो अरबी भाषा की होगी, ठीक है। लेकिन शुरुआती बुकें अपने को जो अरबी भाषा में मिली, सभी पुस्तकें मध्यकाल की अरबी भाषा में मिली, फिर उनका बाद में धीरे धीरे ट्रांसलेशन फारसी भाषा में किया गया। और फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको बोला जाता है? न्यूक्लिड्स को बोला जाता है। और इसने इसको सभी ग्रंथों को संस्कृत में लिखा था। और एक मुझे बेहकी द्वारा किताब लिखी हुई याद आती है जो गजनी का बेटा था मसूदी, उसी पर लिखी थी, और तारीख ए मसीदी, तारीख ए मसूदी, ये मोहम्मद गजनी का बेटा था मसूदी, उस पर लिखी थी बेहकी ने किताब। एक बाप पर लिखी और एक बेटे पर लिखी, लेकिन मोहम्मद गजनी पर बेहकी ने कोई किताब नहीं लिखी। अब एक शब्द था कि जब भी मोहम्मद गजनी आक्रमण करता था तो वो सबसे पहले एक गाजी यानी धर्म योद्धा का नारा देता था, खुद को गाजी के नारा देता था, जिहाद का नारा देता था, उसके बाद ही वो आक्रमण करता था। ये कुछ पॉइंट है वो याद रखना। गाजी की उपाधि किसने धारण की? गाजी का अर्थ होता है धर्म योद्धा, धर्म के लिए लड़ने वाला। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज इतने ही। और अपन अगला नेक्स्ट वीडियो
2-3 दिन के बाद अपलोड करेंगे। और हो सकता है कि मैं 1 दिन के बाद कल से पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ और पॉलिटी का वीडियो कल अपलोड कर दूंगा, कल नहीं हुआ तो परसों तक अपलोड जरूर कर दूंगा। और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लाइक करेंगे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब मेरे चैनल को भी करेंगे। धन्यवाद।